हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 3 यानी कि ब्लॉक 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो है इस वीडियो का पार्ट 3 है, जो कि लेक्चर 6 है। इससे पहले जो था लेक्चर 5 था, जो वीडियो का पार्ट 2 था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर अब तक के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लाल ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा मंगल ग्रह। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 82, वो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, उन्हें क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट या फिर ग्रहिका पट्टी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 83, सौर मंडल का मलबा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट, या फिर जिसे ग्रहिका पट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84, अंतरिक्ष से जब कोई धूल का कण या अन्य कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की एक रेखा खिंच जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसे उल्का या मीटियोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85, अंतरिक्ष से जब कोई धूल का कण या अन्य कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और बिना नष्ट हुए पृथ्वी की सतह से टकराता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उल्का पिंड या फिर मीटियोरॉइड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, वलयों यानी रिंग्स से घिरा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 88, किस ग्रह का औसत घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है? यानी यदि हम उसको एक बहुत बड़े सागर में डाल सकें तो ये उसमें भी तैरने लगेगा, तो उस ग्रह का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा ग्रह हरे ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल की जिस सतह में हम सांस लेते हैं और पृथ्वी की जिस सतह पर हम रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा वायुमंडल की जिस सतह पर हम लोग रहते हैं वो है क्षोभ मंडल, और पृथ्वी की जिस सरफेस पर रहते हैं हम उसे भूपटल या फिर क्रस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, वायुमंडल की किस सतह पर ओजोन की परत उपस्थित है? इसका सही आंसर होगा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? जब चंद्रमा जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, चंद्र ग्रहण होता है, इसका आंसर होगा पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। कहने का मतलब है पृथ्वी जो होती है सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक जाने नहीं देती, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यह है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। इस केस में चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया है, जिसके कारण सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जो होता है सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और नीचे में लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण दिखाया गया, जिसमें जो है पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी जो होती है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, जिसके कारण यह चंद्र ग्रहण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगा समय यानी कि परिभ्रमण काल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 27 दिन 8 घंटे यानी कि 27.3 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सौर परिवार के निर्माण को दर्शाने वाले निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार लिखिए। तो इसका सही जो आंसर होगा पहला तीसरा, यानी कि तारों के बीच अंतरिक्ष में एक विशाल गैस का घूमता बादल सिकुड़ने लगा और कुछ समय बाद चक्र के आकार का हो गया। उसके बाद का क्रम जो है 1, जब पदार्थ चक्र के केंद्र की ओर सिकुड़कर इकट्ठा हुआ तो वहाँ एक नए तारे यानी कि सूर्य का जन्म हुआ। उसके बाद पॉइंट है 4, गैस और धूल के बादल में ग्रह संघनित हो गए और सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। फिर सबसे लास्ट, आंतरिक ग्रहों की गैस से बाहर ढकेल दी गई जिससे वे ठोस रह गए और बाहरी ग्रह गैस ही बने रहे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 97, मैच कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ए यानी कि स्वतः जनन का सिद्धांत, इसका आंसर होगा 4।
सड़े हुए भोजन और कार्बनिक पदार्थों से जीव उत्पन्न होते हैं। बी, विशिष्ट सृजन का सिद्धांत, इसका आंसर होगा 3, यानी कि जीवन के असंख्य रूप ईश्वरीय आदेश से निर्मित हुए थे। तीसरा सिद्धांत सी, रासायनिक विकास का सिद्धांत, इसका आंसर होगा 2, यानी कि ऑपरेन और होल्डेन ने अलग अलग यह विचार प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पूर्व निर्मित जटिल कार्बनिक अणुओं से हुई थी। डी, प्राचीन यूनानी धारणा, इसका आंसर होगा 1, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष से कॉस्मोजोआ या बीजाणुओं का कई ग्रहों पर स्थानांतरण हुआ था। ये सब थ्योरीज है जो कि अलग अलग सिद्धांत को दिखाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, जीव विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किस सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर अरस्तु के स्वतः जनन के सिद्धांत को गलत सिद्ध किया? इसका सही आंसर होगा लुई पास्चर, जो कि फ्रांस के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरणों के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करती है? इसका सही आंसर होगा ओजोन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वो कौन सी गैस है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? इसका सही आंसर होगा ओजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन नहीं होते उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, प्रथम कोशिका में किस वस्तु की कमी थी? इसका सही आंसर होगा उसमें केंद्रक की कमी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, जीवों में सूचना और नियंत्रण का सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए विज्ञान की किस शाखा का विकास हुआ? इसका सही आंसर होगा साइबरनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, सभी जीव में स्वयं को वातावरण के अनुकूल नियंत्रित करने की एक अनोखी क्षमता होती है। बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन के बावजूद ये अपने सामान्य बाह्य और आंतरिक स्वरूप को बनाए रखते हैं। स्थायित्व की इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा समस्थापन यानी कि होमोस्टेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, गुर्दे यानी किडनी हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने अथवा जल की हानि को रोकने में समर्थ होते हैं। इसके लिए मस्तिष्क किस विशेष रसायन का उत्पादन करने का संकेत भेजता है जो जल का अवशोषण बढ़ा देता है और मूत्र के उत्सर्जन को कम कर देता है? इसका सही आंसर होगा ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या जिसको हिंदी में प्रतिमूत्रल हार्मोन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, कोशिका के केंद्रक में स्थित धागेनुमा आकार जिसमें वंशानुगत गुणों को निर्धारण करने वाले जीन होते हैं उसे जीन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में नर जनक के शुक्राणु कोशिका और मादा जनक के अंडाणु कोशिका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन द्वारा मिलकर एक नई कोशिका बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा उसको युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण में पहला ऑप्शन क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है, बी क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, सी क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही आंसर होगा बी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है घटकर आधी हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में मेल और फीमेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। जब उनका लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जब युग्मकों का निर्माण होता है तब मेल के 23 और फीमेल के 23 मिलकर अर्धसूत्र विभाजन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, बूढ़ा होने की प्रक्रिया अथवा शरीर की कोशिकाओं और अंगों की संरचना तथा कार्य क्षमता में लगातार क्षीणता आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा काल प्रभावन यानी कि एजिंग इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जीव जाति का उद्भव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, चार्ल्स डार्विन ने किस समुद्री जहाज का उपयोग कर संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया? इसका सही आंसर होगा HMS बीगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, द डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला,
लेमार्क ने पाया कि विभिन्न जीवों के भ्रूण एक जैसी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, जो दर्शाता है कि अन्य प्रकार के जीवों की तरह मानव भी बंदरों और कपियों जैसे जंतुओं का वंशज है। बी, दूरी का सही अनुमान लगाने की उपयुक्त क्षमता पाने की जरूरत ने प्रारंभिक प्राइमेट्स में नेत्र गतिकाओं को सिर के सामने की ओर पुनः स्थापित कराया। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका बी जो है सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ जो लेमार्क नहीं होगा, यहाँ पे डार्विन आता तभी आंसर सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भूविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः करोड़ों वर्ष पहले या भूवैज्ञानिक कल्पों यानी कि जियोलॉजिकल पीरियड्स में रहने वाले पौधों और जंतु जीवन के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्मिकी या फिर जीवाश्म विज्ञान, जिसको इंग्लिश में पैलेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, वह कौन सा मानव था जिसने अपने हाथों का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए शुरू कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा होमो हेबिलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, मैच कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ए का 4, यानी कि समय के साथ तथा मनुष्य के मस्तिष्क की धारिता में वृद्धि और अन्य शारीरिक अंगों के विकास होने के साथ साथ उसकी संस्कृतियों में भी अधिकाधिक विविधता और जटिलता आती गई। ये क्या बताता है? ये जो होता पुरातात्विक शास्त्रों से पता चलता है ये चीज़। बी का 1, यानी कि मानव विकास के संबंध में सबसे पहली मान्यताओं को प्रोटीन तथा डीएनए के रासायनिक अध्ययनों का समर्थन मिला, जिससे पता चला कि चिंपैंजी, गोरिल्ला और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध था। डी का 1 है, यानी कि जीव रासायनिक सिद्धांत से पता चलता है। सी का है 2, यानी कि एक अर्ध जीवाश्म लूसी इथियोपिया के एक स्थान से पाई गई है, जिससे पता चलता है कि वह 2 पैरों पर अच्छी तरह चलती थी, हालांकि उसके मस्तिष्क का आकार कम था। सी का 2 है, यानी कि जीवाश्मी अध्ययन से पता चलता है। डी का 3, प्रागैतिहासिक युग के हड्डी और हाथी दांत के हजारों के टुकड़े मिले। आंसर है 3, यानी कि मानव शास्त्रीय प्रमाण है। देखिए चारों में डिफरेंस पता करना बहुत आसान है। देखिए ए ऑप्शन में जो बोला गया है संस्कृति की बात की गई है, और हमेशा हमें पुरातात्विक शास्त्रों से ही पता चलता है कि क्या संस्कृति रही है। अब जो बी का है 1, जीव रासायनिक है, इसमें रासायनिक चीज़ों से पता चलता है। तो इसमें क्या है? प्रोटीन है, डीएनए है, तो रासायनिक अध्ययनों के द्वारा ये पता चलता है, इसलिए ये जीव रासायनिक सिद्धांत में आएगा। सी में देख सकते हैं आप, यहाँ पर जीवाश्म की बात की गई है, इसलिए ये जीवाश्म के अंदर आएगा। अब डी में देख सकते हैं, इसमें हड्डी और हाथी दांत की बात की गई है। पुराने समय में यही जो होते थे मानव के अस्त्र हुआ करते थे, इसलिए इसे आप मानव शास्त्र के अंतर्गत रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, जीवाश्मों और कुछ प्रकार की चट्टानों का सही काल निर्धारण किस ज्ञान के विकास से संभव हो सका? तो इसका सही आंसर होगा रेडियोधर्मिता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, रेडियो कार्बन द्वारा काल निर्धारण की विधि का प्रयोग किस प्रकार के जैविक पदार्थों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कार्बन, यानी कि ये उसी के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें कार्बन मौजूद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, किसी जीवाश्म जिसमें उसके सभी जैविक पदार्थों का ह्रास हो गया है, उस जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस प्रकार के रेडियोधर्मी समस्थानिकों की सहायता से लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उसमें उपस्थित फ्लोरीन या फिर फास्फोरस की उपस्थिति से उसका आयु का निर्धारण लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, किस वैज्ञानिक के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार सबसे अधिक अनुकूलित जीव ही उत्तरजीवी होता है, क्योंकि उसे विरासत में ऐसे विशेष गुण मिले जिनमें उसकी उपयुक्तता निहित है? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन के अनुसार। यह बुक नंबर 3 यानी कि ब्लॉक 3 के MCQs अब यहीं पे समाप्त होते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बुक नंबर 4 यानी कि ब्लॉक 4 के MCQs को चालू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।